दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, जिसे हम 3 बार मेहमान बनाते हैं, हम 4 बार उसके मेहमान भी बन जाते हैं। तो एक मैसेज आता है, शायद दोस्ती बड़ी प्रगाढ़ हो गई है। और इसी के साथ साथ इसी दौर में, ये 3 और 4 बार मेहमान बनाने के दौर में, हम उसके साथ आर्थिक समझौते इस तेजी से करते हैं कि इस 5 साल में आर्थिक समझौतों की डोर इतनी मजबूत हो जाती है कि डॉलर की तादाद या डॉलर की संख्या के मुताबिक वो दुगनी से भी ज्यादा हो जाती है। यानी दोस्ती और प्रगाढ़ हो गई। लेकिन इस दोस्ती, इस मेहमान नवाजी के बीच में ही हमारी सीमा पर घुसपैठ की तादाद वही मेहमान देश कहीं ज्यादा तेज कर देता है। यानी भारत और चीन के संबंधों के दौर की पुराने दस्तावेजों को टटोलते हुए मौजूदा वक्त में जब आप खड़े होंगे तो आपको जानकर हैरत होगी कि हमने अपने देश के भीतर में जो भी प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, हर तीसरा प्रोडक्ट चीन का होता है। और मौजूदा वक्त में सीमा पर घुसपैठ की तादादों में बढ़ोतरी पाकिस्तान से ज्यादा चीनी सेना की हो गई है। और इन्हीं सब के बीच में हमारे देश के प्रधान सेवक की यात्रा चीन में 4 बार हुई, जो कि किसी भी राष्ट्राध्यक्ष की यात्रा अपने कार्यकाल में सबसे ज्यादा है। और वहां के राष्ट्राध्यक्ष को भी मेहमान बनाते हुए दिल्ली से अहमदाबाद तक झूले झुलाने की परिस्थितियां भी इसी देश में रही है। तो आइए जरा इन परिस्थितियों के ऐतिहासिक पन्नों को आज आपके सामने हम खोलना चाहते हैं और जरा समझने की कोशिश कीजिएगा कि मौजूदा वक्त में हमारी सामरिक नीति, हमारी वैदेशिक नीति, हमारी व्यापार नीति होनी क्या चाहिए और हमको किस रूप में अपने आप को खड़ा करना होगा, तैयार करना होगा। और यह स्थिति आ भी पाएगी या नहीं आ पाएगी, क्योंकि देश को एकजुट करने के लिए पहले खुद के भीतर में यह सोच किसी को भी लानी पड़ती है कि वह इस देश के लिए कर रहा है। देश को अपनी राजनीतिक स्थितियों में अगर आप अलग अलग हिस्सों में बांट देते हैं तो कुछ सवाल देश के भीतर से ही आपकी तमाम पहल को लेकर उठेंगे ही, जो उठ रहे हैं। लेकिन बहरहाल जिक्र तो आज फैक्ट्स का है, तथ्यों का है, इस बात का है, क्योंकि आपके जहन में बार बार यह बात आती होगी कि 16 जून 2017 से 28 अगस्त 2017 तक डोकलाम में जिस तरीके से भारत और चीन की सेना आमने सामने खड़ी थी और लग रहा था पता नहीं आज नहीं कल युद्ध हो जाएगा। लेकिन यह पूरा खेल व्यापार का था, बाजार का था, चीन की एक नीति भी रही हुई है। इतना ही नहीं, 2006 में जब नाथुला दर्रा खुला था, नाथुला पास खुला था, 44 साल के बाद खुला था। यानी 1962 के बाद से जब वो बंद हुआ था तो 2006 में खुला था। और जैसे ही खुलता है उसके बाद दोनों देशों के बीच में व्यापारिक स्थितियां आगे बढ़ने लगती हैं और चीन के 14 प्रोडक्ट्स बड़ी तादाद में भारत में घुसे आते हैं। यह तो एक इतिहास की बात है। लेकिन जब हम 2017 का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो जरा एक एक करके आगे बढ़िए। 2018 में 404 मामले घुसपैठ के हुए, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, जो रक्षा मंत्रालय की रिपोर्ट कहती है। 2019 में यानी बीते साल 663 बार घुसपैठ की घटनाएं हुई। लेकिन बावजूद इस दौर में 2018 एक ऐसा बरस है जिसमें चीन के साथ हमारे व्यापारिक समझौते कमाल से तेजी से आगे बढ़े। यानी घुसपैठ भी हो रही है, व्यापार भी बन रहा है, आवाजाही भी हो रही है। हमारे प्रधानमंत्री चीन भी जा रहे हैं और शी जिनपिंग चीन से भारत भी आ रहे हैं। यह सब कुछ चल रहा है। मौजूदा वक्त का सच यह है कि 1991 को अगर आप एक बेसलाइन बनाते हैं तो 1991 में चीन के साथ हमारे जो आर्थिक समझौते थे, जो व्यापार था, वह सिर्फ 0.01 बिलियन रुपए का था। यानी 0.01 बिलियन। अब सोचिए कितना कम रहा होगा। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, उसका भी 0.1%, यानी 1 करोड़ रुपए का आपस में व्यापार होता था 91 में। और 2018 में जिस समय हम बोल रहे हैं सबसे मैक्सिमम में आया, तब स्थिति आ गई 467.49 बिलियन रुपीस। इतना तक स्थिति में आगे चीजें बढ़ गई। सवाल इतना ही भर नहीं है, सिलसिलेवार तरीके से आज देखने की जरूरत है कि हम लोग
क्यों स्थिति को नहीं समझ पा रहे हैं। 2009 को एक दूसरा आधुनिक दौर में देखें तो मनमोहन सिंह को एक लीजिए और फिर मौजूदा वक्त में प्रधानमंत्री मोदी को लीजिए। 2009 में जो चीन से माल भारत में आता था वो 1.8% था, यानी भारत जो टोटल माल को अपने देश में दुनिया भर से मंगाता था सिर्फ 1.8% माल चीन का भारत में आता था। 2010 में ये बढ़ा 12.1% हो गया, 2014 में बढ़ा 14.6% हो गया। 2014 में सत्ता बदल गई, मनमोहन सिंह हट गए, प्रधानमंत्री मोदी बन गए। 2014 के बाद 2 बरस में ही 2016 तक वो स्थिति डबल हो गई। जो 14.6% हमारा जो चाइना का माल भारत में, यानी चाइना भारत में जो एक्सपोर्ट करता था, वह बढ़कर हो गया 28.7%। 2016 में 28.7% होता है तो 2019 यानी पिछले साल ये 34.1% हो जाता है। यानी चाइना का हर तीसरा माल भारत में मौजूद है। यह मौजूदा वक्त का सच है। लेकिन क्या भारत ने अपने तौर पर चीन में भी माल बेचना शुरू किया? 91 में चले जाइएगा तो भारत का सिर्फ 0.3% माल जाता था। 2010 में 1.9% माल जाता था। 2014 में जब सत्ता बदल रही थी भारत के भीतर में 2.1% माल मनमोहन सिंह के दौर तक जाता था। 2.1% माल एक्सपोर्ट जो भारत करता था उसमें चीन 2.1% जाता था। आज की स्थिति में 2.3% जाता है, यानी 0.2% की बढ़ोतरी भारत की चीन में माल बेचने की हुई है 14 से 19 के बीच में, और दुगने से ज्यादा 14.6 से 34.1 तक चीन का माल भारत में आने लगा। यह एक पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति है कि भारत दरअसल यह भी समझना होगा कि किस देश के इंपोर्ट पर टिका हुआ है, तो चाइना ही है। 34.1% माल अगर चीन का भारत में आता है तो उसके फिर अलग अलग दुनिया के देश हैं, उसमें अमेरिका कहीं नहीं टिकता है। अमेरिका का सिर्फ 4.9% माल भारत में आता है, जर्मनी का 5.2% माल भारत में आता है, साउथ कोरिया का 3.6 आता है, ऑस्ट्रेलिया का 3.4% आता है, रशिया का 4.4% आना है, ब्रिटेन से भी माल 3% आता है, सऊदी अरब से 3% आता है, स्विट्जरलैंड से 3% आता है। ये एक अलग अलग स्थिति है। लेकिन 34% माल चीन से आता है। यानी हम उसके माल की एवज में उसको जितना पैसा दे रहे हैं, उस पैसे का उपयोग भारत में इंडस्ट्री लगाने में क्यों नहीं हो सकता है? एक सवाल ये जहन में रखिए। दूसरा सवाल, भारत में लेबर जो है पर कैपिटा इनकम के हिसाब से चीन से ज्यादा सस्ते में उपलब्ध है। भारत में तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर चीन से कहीं ज्यादा सस्ते में भारत में उपलब्ध है, लेकिन हमने अपनी पॉलिसी बनाई ही नहीं कि दुनिया में हम अपने माल को एक्सपोर्ट कर सकें, क्योंकि चीन की पॉलिसी बड़ी साफ रही कि मैक्सिमम एक्सपोर्ट करने की स्थिति में अगर हम आ जाएंगे तो ऐसे में हमारे यहां जो खर्चा होगा माल बनाने का वो बड़ा न्यूनतम होगा, और इसीलिए दुनिया के बाजार को में अपने माल को डंप करने की स्थिति में भी चीन आ जाता है। यानी भारत में जो माल बन रहा है जिस कीमत पे, उससे आधी कीमत में चीन का माल इंटर कर जाता है। वहां के व्यापारी उसे डंपिंग यार्ड कहते हैं, और उसके जरिए भारत में लोग चीन का माल खरीदेंगे। और भारत की इकोनॉमी इस बात की इजाजत नहीं देती है कि वह किस तरीके से लोगों का पेट भी भर सके, जो हालत मौजूदा वक्त का एक सच है। तो जब भारत के पास अपनी पॉलिसी अपने नागरिकों का पेट भरने की नहीं होगी, तो अपना नागरिक आत्मनिर्भर होकर बाजार में जो भी चीज उपलब्ध होगी उसे खरीदना चाहेगा, और उसकी इजाजत आप ही ने दी हुई है कि वो माल बाहर से लेकर आ सकता है। ये आपने समझौता किया हुआ है। तो इस स्थिति में कितनी बड़ी तादाद में माल इस दौर में बढ़ते चला गया, आते चला गया। जो टॉप 10 माल चाइना से भारत में आता है वो कौन सा माल है? इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, जिसमें स्मार्टफोन मैक्सिमम है। स्मार्टफोन में भी आपको 4 कंपनी जहन में आनी चाहिए। लिनोवो लगभग 9.5% वो भारत में ही एक्सपोर्ट करता है, विवो लगभग 10.5%, ओप्पो लगभग 9.3%, जियोमी लगभग 14.2%। और आप समझिए कि 2014 में जब मनमोहन सिंह थे तो इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट स्मार्टफोन वगैरह जो आते थे लगभग $16 बिलियन के आते थे। मौजूदा वक्त में ये $5 बिलियन और बढ़ के लगभग $21 बिलियन हो गया है। इसी तरीके से जो मशीन, इंजन, पंप वगैरह आते थे 2014 में $9.8 बिलियन के आते थे, मौजूदा वक्त में $13.4 बिलियन हो गया है।
इसी तरीके से ऑर्गेनिक केमिकल जो 6.3 बिलियन डॉलर आता था, यह बढ़कर हो गया है लगभग 9.3 बिलियन। हर में देखिए इजाफा हो रहा है। फर्टिलाइजर 2.7 बिलियन 2014 में आता था, आज की तारीख में लगभग ये 4 बिलियन डॉलर का हो गया है। आयरन स्टील 1.9 बिलियन डॉलर का आता था, आज की स्थिति में ये 3 बिलियन। हर चीजें बढ़ती चली गई हैं और इसके भीतर में चाहे वो शिपबोट हो, चाहे मैकेनिकल टेक्निकल इक्विपमेंट्स हो, प्लास्टिक हो, आयरन स्टील प्रोडक्ट्स हो, हर चीज लगातार आती चली जा रही। और स्थिति यह आ गई कि सीमेंट भी चीन से आने लगा। यह 2006 के बाद की स्थिति है और वहां की जो दो खास कंपनी है, यंगडे ड्रैगन माउंटेन सीमेंट कंपनी और लॉन्गयार्डो फ्रैंकलिन सीमेंट कंपनी जो है, इसके बारे में मैं आपको एक चीज बताएं कि अहमदाबाद में एक बेस्ड है टेक्सटाइल कंपनी, वह लोकल एजेंट है चाइना के जो फर्म्स हैं उसके लिए इंडिया का। तो यह स्थिति भारत के भीतर है और भारत कुछ माल को चीन में भेजता है, बड़ा कम माल भेजता है, लेकिन कॉटन यार्न भेजता है, आयरन ओर भेजता है, रिफाइंड कॉपर भेजता है, फेरो एलाई भेजता है, यह सब भारत भेजता है। लेकिन दुनिया के बाजार में चीन जिन मालों को बेचता है और जितनी बड़ी तादाद में बेचता है, हम कहां पर खड़े हैं यह समझना होगा और किसके साथ खड़े हैं। अमेरिका की इकोनॉमी को भी थ्रेट करने की स्थिति में चीन आ चुका है। तो भारत उससे लड़े, भारत उससे समझौता करे, भारत वाकई आत्मनिर्भर बने और भारत अपनी चीजों को डेवलप करे। चीन की खासियत यह रही कि चीन ने अपने यहां डुप्लीकेट्स माल खूब बनाए हैं, यह एक फैक्ट है। और चीन के साथ दूसरी स्थिति यह भी आ गई कि चीन के ने तिब्बत में जो कब्जा किया है, तिब्बत के जरिए चीन के वहां के जो भी खनिज संसाधन है वो बड़ी तादाद में उसके पास उपलब्ध रहते हैं और चीन के भीतर इस बात का कोई संकट नहीं होता है कि उसको किस चीज की R&D करनी है। वो सारी चीजें डुप्लीकेट मान लीजिए बनाता है तो उसको कोई दिक्कत ही नहीं है। वहां पर बिजनेसमैन के लिए बड़ा आसान है, रॉ मटेरियल उसका अपना मिल जाता है, लेबर सस्ता इसलिए हो जाता है क्योंकि ज्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन करना है, खर्च सस्ता पड़ेगा। और इसी तरीके से चीन अपने तौर पर जिस भी प्रोडक्ट को बनाता है उसकी तुरंत दुनिया में जो भी प्रोडक्ट आएगा उसकी कॉपी करता है और कॉपी करने के बाद डुप्लीकेट माल के तौर पर सस्ते में उपलब्ध करा जाता है। और दुनिया में किसी भी देश की अपनी इकोनॉमी, जो कैपिटलिज्म का नियम है, उसमें पहला नियम मुनाफे का अगर होता है तो दूसरा नियम यह भी है कि जिसे जो माल सस्ते में मिलेगा वो खरीद लेगा। और चीन इसमें बहुत तेजी से आगे बढ़ गया है। अब यह सवाल है कि भारत जब घुसपैठ की परिस्थितियों को देख रहा है, भारत की सामरिक नीति, विदेशिक नीति ऐसी हो गई कि मौजूदा वक्त में चीन के साथ खड़े होकर नेपाल भी अपने ग्रेटर नेपाल का सपना देखने लगा और वहां के संसद ने भी उसकी मान्यता दे दी। वह स्थिति आ गई। दूसरे यानी पाकिस्तान का समर्थन टेररिज्म को लेकर, चीन का समर्थन भारत से सीमा पर टकराव की स्थिति में लेकर, बांग्लादेश से समर्थन, वहां के जो उसने बीआरटी रोड जो सिस्टम बनाया था कि व्यापारिक परिस्थितियों से उसने बांग्लादेश और श्रीलंका को जोड़ा। अब इन स्थितियों को समझने की कोशिश कीजिए कि भारत चारों तरफ से जो सहयोगी या अभी तक सहयोगी थे या भारत के पड़ोसी देश थे, उनके साथ भी चीन आकर अगर खड़ा हो जाएगा तो फिर क्या होगा। यह स्थिति मौजूदा वक्त में चीन की है और इसके ठीक समानांतर जिन बातों का जिक्र होना चाहिए कि अमेरिका की इंडस्ट्री, अमेरिका के कॉरपोरेट भी चीन के सामने घुटने टेक रहे हैं। उसका एक बेसिक एस्पेक्ट समझिए। भारत तो अपनी 2 से 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन की स्थिति में मान के चल रहा है कि हम कैसे आएंगे, जिसमें मौजूदा वक्त में झटका लग गया है। अमेरिका की जो अपनी इकोनॉमी है और चाइना की जो अपनी इकोनॉमी है, उसमें समझिए कि अमेरिका जो एक्सपोर्ट करता है चाइना में 2018 में करता था 179.3 बिलियन डॉलर, लेकिन चाइना जिस माल को भेजता था वो 557.9 बिलियन डॉलर, यानी तकरीबन चाइना का माल अमेरिका में 378.9 बिलियन डॉलर का ज्यादा था। और जब दोनों के बीच में पिछले साल टकराव शुरू हुआ तो 2019 का डाटा क्या कहता है? 2019 का डाटा कहता है कि अमेरिकी माल जो चीन में जाता था इससे पहले 179 बिलियन डॉलर, वो घटकर 106 मिलियन डॉलर हो गया। यानी उसमें चाइना ने अमेरिका के माल पर भी पाबंदी लगाई और लगभग 70 बिलियन डॉलर की पाबंदी हो गई। और दूसरी तरफ अमेरिका ने पाबंदी लगाई तो उसमें भी कमी लगभग आई, 557 से घटकर 452 तक आ गया। उसमें भी 100 बिलियन का घाटा इसको भी शुरू हो गया, उसको भी शुरू हो गया, इसको भी। लेकिन अंतर देखिए कितना है। यानी चीन का माल जितनी बड़ी तादाद में भारत में आता है और भारत जिस तरीके से अंश भर माल
चाइना भेज पाता है। कमोवेश यही स्थिति अमेरिका और चाइना की है। और दोनों की इकोनॉमी का अगर फर्क समझना शुरू कीजिएगा तो कभी भी परचेजिंग पावर को भी समझना चाहिए। दोनों की जीडीपी में, हालांकि अमेरिका की जीडीपी 21 ट्रिलियन डॉलर की है, चाइना की लगभग 14 ट्रिलियन डॉलर की हो चली है, भारत की लगभग 2.9 ट्रिलियन डॉलर भारत की स्थिति आती है। लेकिन जो परचेजिंग पावर होती है, परचेजिंग पावर अमेरिका से ज़्यादा चाइना की है। अमेरिका की परचेजिंग पावर जीडीपी जो है वह तकरीबन 21.4 ट्रिलियन डॉलर ही है, लेकिन चाइना की 27.3 ट्रिलियन डॉलर है, उससे ज़्यादा है। अब इस स्थिति में भारत के सामने क्या रास्ते बचते हैं या नहीं बचते हैं? मौजूदा वक्त में भारत के सामने जो लेबर्स का प्रॉब्लम है, हमें लगता है कि उस रास्ते में भारत को पहली बार कुछ पॉलिसी नए तरीके से अपनानी होगी जिससे भारत में ही माल बन सके अगर आपको लड़ाई लड़नी है। अन्यथा जितनी बड़ी तादाद में भारत की पूंजी चीन जा रही है और चीन अगर सिर्फ उससे हथियार ही खरीद ले तो सीमा पर मौजूद जो चीनी सैनिक है वह भारत के द्वारा पैसे के जरिए ही हथियार खरीदकर भारत से ही लड़ सकते हैं, क्योंकि दुनिया भर में जितना माल चीन एक्सपोर्ट करता है, प्रति व्यक्ति चीनी आय जो है उसमें $1,800 हर हिस्से में आता है। अब आप सोचिए आप किस इकोनॉमी से लड़ाई लड़ रहे हैं। भारत में प्रति व्यक्ति आय जो है वह अभी भी, जो आईएमएफ का डाटा है, वो 57,000 रुपए से आगे नहीं बढ़ता है, लेकिन चीन में $1,800 प्रति व्यक्ति आय सिर्फ एक्सपोर्ट से होती है। उसकी देश की इकोनॉमी भी पूरी तरीके से उसी एक्सपोर्ट पर टिकी हुई है। इसीलिए चीन अपने बाजार को बनाए रखने के लिए सामरिक परिस्थितियों का सहारा लेता है, और इसीलिए वियतनाम है, ताइवान है, हांगकांग है, वहां पर जिस तरीके से वह स्थितियां बना रहा है उसके ठीक समानांतर समझिए कि जापान, साउथ कोरिया, वियतनाम, भारत, सिंगापुर, ये उसके पहले टारगेट है जहां पर वो मैक्सिमम माल भेजता है अपना। और आज की तारीख में 2.499 ट्रिलियन डॉलर अगर वो दुनिया में माल को एक्सपोर्ट कर रहा है तो उससे लाभ हो रहा है प्रति चाइनीज को $1,800। अब इस लड़ाई को समझने की जरूरत है और शायद इस बात की जरूरत है कि हमें लड़ना कैसे है। मेहमान बनना है या मेहमान बनाना है, या उससे हटकर हमारे पास कोई अपनी पॉलिसी भी होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।